राजा महाराजा होते थे, उनकी वेल्थ कैसे मेजर की जाती थी? गोल्ड के फॉर्म में। जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो उतना बड़ा राजा। जब मैं छोटा था तो 1 तोला सोना 7,000 का होता था और अभी 1 लाख टच कर गया। ये कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। मगर इसी के साथ साथ कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं। रियल एस्टेट में हमें एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, मन को अच्छा लगता है कि मेरे पास एक फ्लैट है, एक प्लॉट है। कौन से सेगमेंट में कितना तो रिस्क होगा और कितना रिवॉर्ड होगा, ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो इज लाइक ऑलवेज गोल्ड। दुबई में आज एक इंडियन आर्म इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर आप 10 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टर्स डिलेमा एक ऐसा टर्म जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड जिसने बहुत ज़्यादा पुश एक तरीके से दिया है इन्वेस्टमेंट सेगमेंट को। अब गाइस, इन्वेस्टर्स डिलेमा क्या है? मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, सेफ हर कोई रहना चाहते हैं, सो बेस्ट सेगमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट का? आज की हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अमंग ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वो कौन से 3-4 ऐसे की इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जब अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करता है तो उनको मैक्सिमम रिटर्न्स के साथ सेफ्टी एंड सबसे कम से कम रिस्क में डील करना पड़ता है। सो गाइज, यही सब आज बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर केशव भाटिया, जो कि हमें बताएंगे कि कहाँ पर आप सब इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी श्रेया। आपने किस्से कहानियों में, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उनकी वेल्थ कैसे मेजर की जाती थी? गोल्ड के फॉर्म में। जिसके पास जितना ज़्यादा सोना वो उतना बड़ा राजा। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मुगल्स आ गए। मुगल्स ने गोल्ड के साथ साथ एक और नई चीज़ डेवलप कर दी, वो थी ज़मींदारी या ज़मींदारी टैक्स। जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन का टुकड़ा वो उतना ज़्यादा वेल्दी। तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया ज़मींदारी। यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है इंडिया में रियल एस्टेट, और वही रियल एस्टेट आज इतना बूम पे है। तीसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आया 21st सेंचुरी के बाद, जब .com वेबसाइट्स आई, .com बबल हुआ। देन उसके बाद ऐप्स आई, इंटरनेट सस्ता हो गया। कुछ कंपनीज ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ गए जिन्होंने इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया। हर मोबाइल में आज 4G 5G है। उसके बाद कुछ ऐप्स आ गई हैं जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक सिर्फ क्लिक की तरह, आप यू कैन इन्वेस्ट इन आइदर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। तो इन टोटल आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट अच्छा है या फिर स्टॉक मार्केट अच्छी है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है। एंड आई वोंट टेल यू कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। एंड ये जो चीज़ है ये हर एक इन्वेस्टर के लिए अपना डिसीजन पॉइंट होता है। वील टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट सोर्स। अब मैं आपको इन 3 इन्वेस्टमेंट रूट्स के लास्ट 20 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा देता हूँ। तो देखिए, लास्ट 20 ईयर्स में स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें आपको रिटर्न मिला होगा 10 से 12% तकरीबन। और अगर यही रिटर्न हम देखें रियल एस्टेट में, 8 से 10% का सारे खर्चे, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस काट के आपको 8 से 10% का रिटर्न मिला है। और अगर मैं सोने के भाव की बात करूं, जो सोना है, ज्वेलरी, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो 2006-07 के करीब यही सोना जो 1 तोला होता था, मेरी मम्मी बताया करती थी 1 तोला सोना 7,000 का होता था, और अभी 1 लाख टच कर गया ये, 1 लाख रुपए। और अभी जब वॉर रही थी, वर्ल्ड वॉर होने की आशंका जताई जा रही थी, थैंक गॉड नहीं हुई, ना ही होनी चाहिए, मगर उसकी वजह से कुछ प्राइसेस और शूट अप कर गए। उस समय 1,10,000 पर तोला पहुंच गया था सोने का प्राइस। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज आज भी अगर हम गोल्ड का रेट देखें तो करेंटली 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली चल ही रहा है। सो गोल्ड तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, जैसे आपने 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बताए, अब एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या किसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तीनों के ही। सो सबसे पहले आप मुझे गोल्ड का ही बता दीजिए सर। हमारे देश में गोल्ड को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं गोल्ड खरीदोगे तो लक्ष्मी जी का घर में एंट्री होगी। तो गोल्ड के अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। कल्चरली इट्स वेरी गुड टू हैव गोल्ड इन योर हाउस, मगर गोल्ड को आप रखोगे कहाँ? चोरी हो गया तो क्या होगा?
और गोल्ड आप कहाँ कैसे खरीद सकते हो? अगर आप पेपर गोल्ड खरीदोगे तो आप डिजिटली लाइक स्टॉक मार्केट ही खरीद रहे हो, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीदोगे जिससे हमें खुशी मिलती है गोल्ड खरीद के, हम धनतेरस पे खरीदते हैं तो उसमें पहले आपके मेकिंग चार्जेस लगते हैं, फिर जीएसटी लगता है, और अगर आप घर पे नहीं रखोगे चोरी के डर से तो आपको बैंक लॉकर में रखना है, बैंक लॉकर में रखोगे तो आपको वहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे, तो कट आके उसकी जो ग्रोथ रेट है उसमें खर्चे ऐड करें तो क्या ही बचा हाथ में। मगर गोल्ड में एक अच्छी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, आज मुझे ज़रूरत पड़े मैं ज्वेलर के पास जाऊंगा फटाफट बिक जाएगा। दूसरी चीज़ आती है स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट में हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किस में इन्वेस्ट करें। सबसे ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम्स आते हैं, या आप कुछ चैनल्स लगा लीजिए, बिजनेस चैनल्स, वहाँ पे कहते हैं आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। क्या हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है? क्या हमें पता है वो कंपनी आने वाले दिनों में कैसा काम करने वाली है? एक्चुअल में देखा जाए तो हम किसी और को अपना पैसा दे रहे हैं कि वो अपना हमारा पैसा यूज़ करके अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर करे, और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कुछ गेन मिले। इसलिए कई बार कुछ कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। जैसे कोई कंपनी अगर चावल बनाती है, कोई कंपनी अगर बिजली बनाती है, कोई कंपनी अगर एयरपोर्ट हैंडल करती है, तो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। मगर इसी के साथ साथ कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं। यानी स्टॉक मार्केट में हमें नहीं पता होता, एक आम इन्वेस्टर को नहीं पता होता कब नीचे जाने वाली है, कब ऊपर जाने वाली है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है स्टॉक मार्केट, राइट? इसीलिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा डरते भी हैं। बट इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि आज मेरे पास लेटेस्ट से 10 लाख रुपए है, राइट? मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, आज मुझे 5 साल बाद या 2 साल बाद 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसमें बाकी का अपना हिस्सा बेच दूंगा और बाकी का अपना स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टेड रखूंगा, उसको इस्तेमाल करा, फिर मेरे पास जब दोबारा सेविंग्स हो जाएंगी तो मैं उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कुछ उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। और अगर आज मैं बात करूँ रियल इस्टेट की, तो रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा हमें एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, मन को अच्छा लगता है कि मेरे पास एक फ्लैट है, एक प्लॉट है, राइट? तो अभी रिसेंटली हमने देखा है पिछले कुछ 10-15 सालों में रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो गई है। कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं जो पहले अंडर परफॉर्मिंग थी, अब उसके ऊपर जो दाम है वो डबल हो गए हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर की बेल्ट है। मगर इसके अंदर कुछ स्ट्रगल्स भी आती हैं। जैसे आज मैं चाहूँ कि मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उसमें से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वो सारा का सारा लिक्विड मनी नहीं है। मुझे 1 महीना 15 दिन लगेंगे इस लैंड को बेचने में या इस प्रॉपर्टी को बेचने में, मगर इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मैं उसमें रेंटल बेनिफिट खा सकता हूँ, हर महीने मेरी अच्छी इनकम हो सकती है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो एक इन्वेस्टर को देख कर, अपने घर के हालात, अपनी सेविंग्स अमाउंट को देख के, और वो कितना रिस्क एवर्स है उसको देख के इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सर जैसे 2008 में एंड 2020 में दोनों में ही एक जब शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो गई थी, ठीक है, एंड इवन अगर हम रियल एस्टेट की भी बात करें तो एक प्रॉपर्टी में भी बबल बर्स्ट आया था 2008 में और 2020 में ड्यू टू पैंडमिक। सो आप उस वजह से लोगों को ना एक थोड़ा डर कह सकते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शंस कह सकते हैं, कुछ है जो लोगों को ना डरा रहा है। सो वो थोड़ा सा आप एड्रेस कर दीजिए कि क्या है जो चीज़ों, मतलब आप स्टीरियोटाइप कह लीजिए, कितना रियलिटी है इन चीज़ों के पीछे। देखिए, इकोनॉमिक्स में ना एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होगा, कोई भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें कुछ रिस्क होता है और उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये जो आप क्रैशेस की बात कर रहे थे, चाहे वो रियल एस्टेट में क्रैश हुआ है उसकी बात है, चाहे स्टॉक मार्केट के क्रैश की बात है, हर एक क्रैश जो है वो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से होता है या कुछ इंटरनल जैसे पेंडेमिक आ गया उसकी वजह से कुछ क्रैशेस होते हैं। और उसी की वजह से एक इन्वेस्टर के मन में ना साइकोलॉजी में एक फियर आ जाता है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर रहा हूँ, क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सो हर एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक फियर एसोसिएटेड होता है, राइट? जैसे अब हम बात करते हैं गोल्ड की, अब हम गोल्ड खरीद तो लेते हैं बट हमें गारंटी नहीं होती, हमारे मन में डर लगा रहता है क्या ये प्योर है, क्या मुझे आजकल के कमर्शियल ज्वेलर्स ने ज़्यादा मेकिंग चार्जेस तो नहीं ले लिए, ये हमेशा हमारे साथ डर रहता है। वेयर जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें ये डर रहता है क्या ये कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी
साउंड प्रूफ है। ऐसा तो नहीं है कल इस कंपनी को लॉस हो गया या कोई स्कैम हो गया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, जैसे हमने कई बार देखा भी है। आपके इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बचाने के लिए एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेबी कहते हैं। हालांकि वो है, बट फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि रोज़ मार्केट में कोई नया स्कैम हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है शेयर मार्केट में। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो इन्वेस्टर को ये डर लग रहता है क्या मैंने सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है। अगर मैं कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ या कोई इस्टेब्लिश कॉलोनी में खरीद रहा हूँ, क्या मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ डर रहते ही हैं और इसी को बचाने के लिए रेरा एक्ट आया है। रेरा एक्ट की वजह से आज इन्वेस्टर्स के मन में एक विश्वास आ गया है कि ना तो प्रोजेक्ट डिले होगा, मुझे एक सर्टेन डेट मिलेगी पोजीशन की। और ऐसे कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजी जो है इन्वेस्टर की वो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है। दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन आइदर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। तो सर अगर हम बैरियर्स या फिर चैलेंजेस की बात करते हैं जो हिंडर कर सकते हैं, तीनों में से गोल्ड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट हो, तो क्या क्या आ सकते हैं मतलब हिंड्रेंसेस इन सब में? देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और उसने पहली प्रॉपर्टी में निवेश करना है, उसके मन में ये डाउट हो सकता है कि मैं कौन से एरिया में इन्वेस्ट करूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो मेरे लिए, आपके लिए, कोई भी एक यंग इंसान के लिए एक फैक्टर हो सकता है कि रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट नीड्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड। वेयर एज इफ़ आई टॉक अबाउट शेयर मार्केट के अंदर हम ब्रोकर्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ब्रोकर्स जो होते हैं वो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो हमारे मन में ये रहता है क्या मैं लोएस्ट ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देन तीसरा टाइप होता है गोल्ड। आजकल पेपर गोल्ड आ गया है, डिजिटल गोल्ड आ गया, बट उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो अभी भी मुझे वो ज्वेलर के पास जाना ही पड़ता है। उसके लिए मुझे फिजिकल ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ती है, लेन देन की। तो ये काफ़ी बड़ा यू कैन से दैट इट्स अ हर्डल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। इट्स नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। ऐसा हो हाँ जी जेप्टो पे गोल्ड आ गया तो बहुत कितना अच्छा हो जाएगा, बट उसमें फिर सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं। सो अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे तीनों ही सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो कहा जाता है जो कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि हमारे घर में कैसे बिजली आती है, या फिर कुछ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ऑटोमोबाइल बनते हैं, जो कंपनियां हमारे घर का सामान बनाती हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो सदाबहार रहती है, एवरग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे नए नए स्टार्टअप्स आए हैं जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल शो करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी तरह अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में हमने देखा है कि जो दिल्ली एनसीआर की बेल्ट है वो काफ़ी ग्रो करी है। जो गुड़गांव है, एसपीआर है, सदर्न पेरिफेरल रोड है, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट नाउ यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दुबई में आज एक इंडियन आर्म इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर आप 10 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ की रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, इंडियन रेंटल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हमें 10 to 12% का मंथली रिटर्न मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो इज़ लाइक ऑलवेज गोल्ड। उसमें तो अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहती है, वो हमेशा ट्रेंडिंग रहता है। आजकल भी आप सुन रहे होगे काफ़ी न्यूज़ में, जैसे हमने डिस्कस करा। जैसे हम बात करते हैं, आपने बोला ईवीज़, तो मिनरल्स का तो बहुत मेजर रोल होता है ईवीज़ में। एंड मैंने तो ये भी सुना है कि मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ हो गए, या फिर माइनिंग में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट। बिकॉज आज के टाइम में तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइनिंग हो गया, रेयर अर्थ हो गया, इवन सिर्फ हमारी ही गवर्नमेंट नहीं है, ऑल ओवर इफ़ वी सी इंटरनेशनल रिलेशंस, सो एवरी कंट्री इज़ इंटरेस्टेड इन मिनरल्स। एंड सो आई गेस इसकी तो डिमांड वैसे ही ग्लोबल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा है। वो तो है ही, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, देश आगे बढ़ेगा। और अब जैसे नए सेक्टर्स आए हैं जो कि ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी बैटरी बनती है लिथियम से। लिथियम इज़ अ रेयर मेटल। उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ बनती हैं वो बनती है एल्यूमिनियम से, स्टील से। तो वो इंडस्ट्रीज़ भी वैसे ही ग्रो करती हैं। सो हम इन्वेस्टमेंट दो पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। एक तब जब हमें बहुत
अर्जेंसी, कोई अर्जेंट सिचुएशन में पैसे निकालने पड़ गए, सो वहाँ पे लिक्विडिटी का रोल आ जाता है। सेकंड, हमें जैसे जनरेशनल वेल्थ, अब उसमें ये सवाल आता है कि लाइक ट्रांसफरेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन कौन सी इन्वेस्टमेंट कितनी फ्लेक्सिबल है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी की पैरामीटर पे अगर हम जज करें तो। सो अब इन दोनों ही चीज़ों को, वेदर इट इज़ लिक्विडिटी और वेदर इट इज़ ट्रांसफ़र, सो कौन सा तीनों में से कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर मैं बात करूँ लिक्विडिटी की, हम सबको पता है सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है गोल्ड। आज हम चाहें उसको हम फटाफट जाके किसी भी ज्वेलर की शॉप पे बेच सकते हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ डिजिटल बूम बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गए हैं। वी कैन जस्ट ट्रांसफर इट और सेल इट विद अ क्लिक। बट उसके कुछ टाइमिंग होते हैं, आप जब तक स्टॉक मार्केट ऑपरेट हो रही है तभी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में 15 दिन 1 महीना लग ही जाता है आपकी प्रॉपर्टी को बिकने में, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आती है जनरेशनल वेल्थ। अब जनरेशनल वेल्थ में आ जाता है लीगल हैसल्स, जो हर एक इन्वेस्टर के माइंड में होता है कि मैंने पैसा तो बहुत इन्वेस्ट कर लिया, अब मेरे बच्चों को ये पैसा कैसे मिलेगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आती है विल। अगर रियल एस्टेट में आपके पास विल है, आप उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ होती है रेलिक्विशमेंट डीड, उसके थ्रू यू कैन ट्रांसफ़र कि ओके मैं अपना हिस्सा इस प्रॉपर्टी में छोड़ रहा हूँ और मेरे बच्चे को, भाई बहन को ये हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाए। या फिर आती है गिफ्ट डीड। सो इट्स अ वेरी रिटन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र विच इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप वहाँ पे कोर्ट में चाहिए और वो ट्रांसफ़र हो जाती है। मगर अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में ऐसा कुछ ट्रांसफ़र होने का देर इज़ नो क्लॉज, देर इज़ नो अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। द ओनली थिंग विच यू कैन जस्ट राइट इज़ इन योर विल। और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की या शेयर्स की या स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड्स की, तो या तो आप विल के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप अपने शेयर्स गिफ्ट कर सकते हैं अपने ब्लड रिलेशंस में। तो यही 2 सोर्सेज होते हैं जैसे आप कर सकते हैं अपनी जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र। तो देखा जाए तो रियल एस्टेट जो है वो सबसे ट्रस्टेड और लीगली सेटिस्फाई करने वाले फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब जैसे हम पैसिव इनकम जनरेशन की बात करते हैं, सो और हमने गोल्ड की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की, तो तीनों में क्या पोटेंशियल रहता है, लाइक फॉर अ पोटेंशियल इन्वेस्टर? देखिए, गोल्ड में तो कोई पैसिव इनकम जनरेशन है नहीं। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा एंड अगर हम उसे सेल करेंगे तो ही प्रॉफिट आएगा। जबकि मैं बात करूं शेयर्स की, तो शेयर्स में कैसी कंपनी एक उसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे उसके फाइनेंशियल्स रहे हैं, उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है और वो प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको क्वार्टरली डिविडेंड इशू होता है अगर वो प्रॉफिटेबल है तो। बट अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, वहाँ पे एश्योर्ड रेंटल होता है। एश्योर्ड रेंटल इन द सेंस हर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ ही जाती है। अगर कमर्शियल है तो आपको ज़्यादा रेंटल मिलेगा, अगर रेजिडेंशियल है तो रिलेटिवली थोड़ा कम मिलेगा, बट काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हमें मिलती है। तो जैसे आपने पहले बोला रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, सो अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कौन से मतलब सेगमेंट में कितना तो रिस्क होगा और कितना रिवॉर्ड होगा? देखिए, ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन से सेगमेंट में कितना रिस्क होगा, कितना रिवॉर्ड होगा। मगर हाँ, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती है, जितने हमारे इंडेक्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, वो आज काफ़ी लाइफ टाइम हाई पर हैं, राइट। मगर उसमें रिस्क भी उतने ही ज़्यादा है। अभी वर्ल्ड वॉर होने की आशंका थी या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई जियो पॉलिटिकल इशू हो जाए, तो स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाती है। तो दीज आर वेरी वोलेटाइल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट रियल एस्टेट में इट्स अ स्टेडी ग्रोथ, राइट। अगर आपका खुद का प्लॉट या खुद की प्रॉपर्टी अगर जिस भाव पे बिक रही है, साथ वाले की भी उसी भाव पे बिकेगी, जो मार्केट का रेट है उसी पे बिकेगी। और अगर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है रियल एस्टेट में, अगर वो हो जाए तो थोड़े बहुत प्राइजेस टूटते हैं, वरना रियल एस्टेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा है और रिस्क थोड़ा कम है। वेयर एज अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में फिर वही खतरा आ जाता है चोरी का, और दूसरा खतरा आ जाता है अगर हम लॉकर में रखें तो उसमें खर्चा होता है, राइट। और अगर हम डिजिटल गोल्ड खरीदें तो फिर उसमें हमें मिल क्या रहा है, टेंजिबल नहीं है ना, वो तो इनटेंजिबल एसेट है। तो ये रहता है आजकल की मार्केट में जो ट्रेंडिंग है, वो सबसे अच्छा है रियल एस्टेट या फिर शेयर मार्केट। इवन मतलब
जैसे आपने बताया कि एग्जैक्ट अमाउंट तो एक्चुअली में कोई नहीं बता सकता बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज वेल, बट एक चीज़ तो प्रोमिनेंट रहती है कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है और कहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड भी है. बिल्कुल. अब जैसे स्टॉक्स में रिवॉर्ड्स हैं बट रिस्क भी उससे भी ज़्यादा ही है. बिल्कुल, रिस्क बिल्कुल. सो वहाँ पे थोड़ा एक, जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है तो कम से कम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना समझ आएगा कि चलो ठीक है, कितना सेफ खेलना है, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना उनके पास पैसा है कि वो किस सेगमेंट में डाल सकते हैं. तो जैसे लोगों का जनरल परसेप्शन ये रहता है कि जैसे अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत रिस्क है तो मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं तो मतलब इतना रिस्क वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू अर्न मोर रिवॉर्ड्स. और अगर गोल्ड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हाँ मैं तो सेफ खेल रहा हूँ. राइट. इसमें कितना रियलिटी है इसके पीछे? देखिए, इंग्लिश में एक देयर इज़ अ सेइंग, नेवर प्लेस योर एग्स इन द सेम बास्केट. यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हर एक चीज़ में अलग अलग परसेंटेज में होना चाहिए. वैसे ही इन्वेस्टर के डिसीजन पे मैं छोड़ देता हूँ अगर उन्हें रियल एस्टेट में करना है, गोल्ड में करना है या शेयर मार्केट में करना है. बट जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास लेटेस्ट से 2 करोड़ रुपए हैं आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई वुड से कि आप 60% अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए. उसके बाद 25 to 30% आप इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में. राइट. और उसके बाद जो 10% या 15% आपका बचा वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में. तो उससे क्या होगा, आपने रियल एस्टेट से रेंटल इनकम भी अर्न कर ली और शेयर मार्केट में जो ग्रोथ होती है वो भी देख ली, और एक गोल्ड जब आपके पास फिजिकल फॉर्म में आ जाता है तो आपको एक साइकोलॉजिकली वो फीलिंग गुड वाला फैक्टर भी आ जाएगा. और अगर इसके अलावा आप खतरों के खिलाड़ी हैं जैसे आपने कहा, तो आजकल कुछ नए ट्रेंडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ गए हैं जैसे डिजिटल करेंसीज. तो आप उसमें भी अपना लक आजमा सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसका हिस्टोरिकल डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो अभी बहुत न्यू है. जैसे मैंने तो अपने लिए नहीं कहा खतरों के खिलाड़ी मैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ. बिकॉज मैं भी यही समझती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है सो यू शुड डिवाइड दैट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, सब कैटेगराइज देम, और फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए कि अगर कहीं से नुकसान भी उठाना पड़े तो सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगा हुआ है, अलग अलग जगह पे लगा है. सो येस, यू आर डेफिनेटली राइट, एंड थैंक यू सो मच for coming today and giving us such a valuable piece of information. and I'm sure कि हमारे जो viewers हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा easy हो गया होगा, because आज के टाइम में ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है. बिकॉज मैं कहूँगी आज के टाइम में भी नहीं है, आज के टाइम में इसलिए बिकॉज अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके स्पेसिफिकली. एंड आई एम श्योर कि आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट, आप अपने हिसाब से जो बजट आपका है, जितना सेविंग्स आपके पास हैं, आप उस हिसाब से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. So guys, if you find this video helpful, very useful to you, so kindly share this video with your loved ones, with your family members, everybody, and subscribe to our channel. Thank you.